Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों है आरएनए से, और आरएनए वर्ड भी बनेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हमारा डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, राइट। तो व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला रीजन, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर लैक्स ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन, राइट। डीऑक्सी राइबोज शुगर लैक्स ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन, but ribose contains ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन, ठीक है। बट राइबोज शुगर यहां लिख देते हैं, बट राइबोज शुगर, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, उसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता जो डीएनए में मिलती है। लेकिन जो आरएनए में जो शुगर मिलती है जिसका नाम राइबोज शुगर है, ठीक है, उसके सेकेंड कार्बन पे क्या रहता है, OH ग्रुप, ये ऑक्सीजन रहता है, हमने देखा था। तो अब भाई आरएनए में सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है और डीएनए की शुगर में वहां पे ऑक्सीजन नहीं है सेकंड कार्बन पे, डीऑक्सी राइबोज शुगर में। तो ये कारण है कि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। तो ऐसा क्यों होता है एक बार देखते हैं। अच्छा, ये हमने रीजन तो लिख ही लिया है यहाँ पर, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। भाई अगर ये हम शुगर बनाते हैं, मैं इस पॉइंट पे रब कर देता हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे कोई नाइट्रोजन बेस होगा, एन बेस लिख दिया। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने पढ़ा था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड का फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन पे H, थर्ड कार्बन पे H, OH, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे CH2, ये इसके साथ फास्फोरस ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इसके साथ फास्फोरस ग्रुप अटैच्ड है। अब क्या होता है, ये तो हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाई, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे राइबोज शुगर होती तो यहाँ पे क्या होता, O होता, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड और बना लेते हैं नीचे। ये फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस होगा, पता है हमें, ठीक है। HOH राइबोज शुगर है, आरएनए में जो मिलती है, HOH CH2O, ये फास्फोरस ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि यहां से H2O ग्रुप निकलेगा, ये H2O ग्रुप निकलता है, यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बनता है। एक बार फिर से बना लेते हैं। ये हम लोगों को दिख रहा है ये H2O, ये ग्रुप यहां से निकलेगा। जब ये ग्रुप यहां से निकलेगा, ये ग्रुप निकल गया, तो जब ये ग्रुप निकल गया तो ये यहां से बॉन्ड ले जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ले गया तो ये बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो उसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर ये आरएनए की शुगर है, यहां पे OH बना लेते हैं, ये OH था, ये आरएनए की शुगर है, तो ये जो H2O ग्रुप होता है ये यहां से भी निकल सकता है। सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है ना, ये OH ग्रुप है, तो ये H2O यहां से निकल गया, और जब H2O यहां से निकल गया तो ये बॉन्ड यहां से बन सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 5 प्राइम टू 2 प्राइम, इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आरएनए में
आरएनए की शुगर पे क्योंकि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत रिएक्टिव है, तो उस रिएक्टिव ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, जो फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप था वो सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना सकता है। जब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा तो इसको 5 प्राइम टू 2 प्राइम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से जो आरएनए होता है ज्यादा अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। इसलिए ड्यूरिंग द इवोल्यूशन के दौरान इस सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन ही हट गई। जब ये सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन ही हट गई तो सवाल ही नहीं है कि ये बॉन्ड बन पाए। ठीक है, तो पहला कारण आरएनए क्यों ज्यादा अनस्टेबल है, तो पहला कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज आरएनए कंटेन्स OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन, RNA contains OH group at second carbon of ribose sugar। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दूसरा कारण ये है कि जो आरएनए में जो यूरेसिल मिलता है ना, यूरेसिल is more unstable than thymine। हम लोगों को पता है कि थायमिन और यूरेसिल में फर्क क्या है। डीमिथाइलेटेड थायमिन इज यूरेसिल, लेकिन अगर हमने पढ़ा था आईयूपीएसी 2,4 डाइकेटो 5 मिथाइल, अगर फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें हम इस पायरिमिडिन रिंग में तो क्या बन जाता है, थायमिन। तो थायमिन और यूरेसिल में फर्क नहीं है, बस एक मिथाइल ग्रुप का। थायमिन में मिथाइल ग्रुप होता है, यूरेसिल में नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर के कारण जो यूरेसिल होता है बहुत अनस्टेबल होता है। तो यूरेसिल इज मोर अनस्टेबल देन थायमिन, दैट्स व्हाई आरएनए इज मोर अनस्टेबल देन डीएनए। ठीक है, इसलिए आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है डीएनए से। ठीक है, थर्ड, आरएनए में म्यूटेशंस बहुत होती हैं। इन आरएनए म्यूटेशंस कैन अकर एट फास्टर रेट। इन आरएनए म्यूटेशंस कैन अकर एट फास्टर रेट। तो आरएनए में जो म्यूटेशंस होती है बहुत फास्टर रेट पे होती हैं इन कंपैरिजन टू डीएनए, इसलिए आरएनए बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, और अगर देखें हम लोग ये जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बट इन जनरल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, बट इन जनरल आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड। तो जो आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, जिसके कारण जो डबल स्टैंडर्ड होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। भाई दो स्टैंड होंगे ना, अगर एडेनिन है यहाँ पे थायमिन, तो ये डबल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या काम करता है, ये स्टेबिलिटी लाता है स्ट्रक्चर में। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये भी कारण है। ठीक है, तो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो ये भी कारण है। ठीक है, जो आरएनए होता है वो कैटालिटिक है। आरएनए कैन बिहेव एज कैटलिस्ट, ये हम बताएंगे आगे। कैन बिहेव एज कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है आरएनए, हम बताएंगे आगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो आरएनए कैन बिहेव एज कैटलिस्ट, इसलिए ज्यादा ये बहुत रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, दैट्स व्हाई इट इज आरएनए इज रिएक्टिव। आरएनए इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये 5 कारण हमने लिखे कि व्हाई आरएनए इज मोर अनस्टेबल देन डीएनए, या बोल सकते हैं व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। पहला, आरएनए कंटेन्स OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, जिसकी वजह से ये 5 प्राइम टू प्राइम साइक्लिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, लेकिन डीएनए बन ही नहीं सकता क्योंकि डीएनए में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन उससे ऑक्सीजन हट गया। यूरेसिल जो होता है ज्यादा अनस्टेबल होता है थायमिन से। आरएनए में म्यूटेशन ज्यादा फास्टर रेट पे हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू डीएनए, तभी हमने बोला द वायरसेस व्हिच हैव आरएनए आर मोर कैन अंडरगो म्यूटेशन एट फास्टर रेट, वो ज्यादा डेंजरस भी होता है। ठीक है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए कैन बिहेव एज कैटलिस्ट। ठीक है, इसलिए आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है और दैट्स व्हाई आरएनए इज मोर अनस्टेबल देन डीएनए। तो ये वाला टॉपिक था हमारा कि डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए वर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं आरएनए वर्ड में। तो वो एनसीईआरटी की लाइंस, सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ली हुई हैं।
तो एक बार डिस्कस करते हैं सारी लाइनें, मेरे साथ आप सब लोग रीड करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन से सारी। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आया था जब इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, तो सबसे पहले आरएनए आया था। ठीक है, आरएनए में थोड़ा चेंजेस आया, उस आरएनए में म्यूटेशंस आए, और इन म्यूटेशंस के कारण आरएनए से क्या बना, डीएनए। तो तो सबसे पहले आरएनए आया और आरएनए के बाद क्या आया, डीएनए। ठीक है, तो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले आरएनए बना था, आरएनए में म्यूटेशन होने के कारण ही डीएनए बना। तो फर्स्ट genetic material, the RNA was the first genetic material. There are evidences to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing. Metabolism हम जानते हैं, anabolism, catabolism, translation ये हम पढ़ेंगे आगे। RNA से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो हम ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे। स्प्लाइसिंग आरएनए में होती है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग भी टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। आप देख सकते हैं आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन तो कौन इन्वॉल्व है, आरएनए। स्प्लाइसिंग कहाँ हो रही है, आरएनए के अंदर, तो इसमें भी कौन इन्वॉल्व है, आरएनए। तो आरएनए used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in living system. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो RNA है वो genetic material के साथ साथ as a catalyst भी यूज होता है। There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. Protein enzyme जैसे भाई हमारा हेक्सोकाइनेज हो गया, ठीक है, हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े, हेक्सोकाइनेज पढ़ा था हमने, ठीक है, PFK पढ़ा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पढ़ा था। तो ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन के हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो आरएनए होते हैं, एज अ एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम्स। ठीक है, तो आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज अ एंजाइम्स। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड डू नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। जैसे स्प्लाइसिंग जो होती है हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आरएनए यूज होते हैं, एसएनआरएनए, वो हम आगे पढ़ेंगे। आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, हमने डिस्कस किया था आरएनए बहुत रिएक्टिव होता है बिकॉज वो कैटलिस्ट है, एंड हेंस अनस्टेबल। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल। वो केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है, म्यूटेशंस हैं। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ठीक है, क्या बोला, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमने डिस्कस किया था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है जनरली। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल है। और एक रिपेयर प्रोसेस होता है, ये रिपेयर प्रोसेस क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको एक बार रब कर लेते हैं यहाँ पर। रिपेयर प्रोसेस इसको हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज करो डीएनए है ये, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ इसमें म्यूटेशन हुआ, ठीक है, इस डीएनए पे यहाँ पे एडेनिन था, म्यूटेशन के कारण यहाँ पे एडेनिन की जगह भी एडेनिन के साथ पेयर करता था थायमिन। अब म्यूटेशन हुआ, यहाँ पे एडेनिन की जगह आ गया ग्वानिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थायमिन ही था, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो म्यूटेशन हो गई। तो डीएनए में एक रिपेयर प्रोसेस होता है, ये हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द डीएनए रिपेयर प्रोसेस, ये म्यूटेशन रिपेयर प्रोसेस के दौरान ठीक हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। तो डीएनए रिपेयर, इसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर क्या करते हैं, कुछ हद तक म्यूटेशंस को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आरएनए नहीं कर सकता। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसलिए स्टेबल है। रिपेयर प्रोसेस होता है डीएनए में, इसलिए ज़्यादा वो इसलिए स्टेबल है। ठीक है, लिखा है ना, रजिस्ट चेंजेस, फर्दर रजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। मतलब ये जो चेंजेस आए, म्यूटेशन से जो चेंजेस आ रहे थे, वो चेंजेस को रजिस्ट कर सकता है, उस चेंजेस को रजिस्ट कर सकता है। वो कैसे रजिस्ट करेगा, रिपेयर के कारण। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो डीएनए रिपेयर प्रोसेस होता है, जो डीएनए रिपेयर क्या करता है, डीएनए रिपेयर इस चेंजेस को रजिस्ट कर सकता है। भाई म्यूटेशंस हुआ, म्यूटेशन होने के कारण चेंजेस आ गए, लेकिन जो रिपेयर प्रोसेस है इस चेंजेस को क्या कर देता है, रजिस्ट कर देता है। तो वो डीएनए में होता है। तो डबल स्ट्रैंड वाला पॉइंट हो गया, ये रजिस्ट चेंजेस बाय रिपेयर प्रोसेस हो गया। आरएनए इज अडेप्टर स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, इन सम केसेस कैटालिटिक। आरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। टीआरएनए पढ़ेंगे हम आगे, टीआरएनए। तो आरएनए कैन बिहेव एज अडेप्टर, टीआरएनए एक अडेप्टर की तरह बिहेव करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एमआरएनए होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे।
एंड इन सम केसेस कैटालिटिक, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये कैटालिटिक की तरह बिहेव करते हैं, तो अडेप्टर की तरह बिहेव करता है टीआरएनए, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है एमआरएनए, और कैटालिटिक की तरह बिहेव कर रहा है राइबोसोमल आरएनए आर। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दस आरएनए इज बेटर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैं डिस्कस कर रहा था भाई। हम लोगों को पता है जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है किसके इवॉल्व रहती है, आरएनए के। तो आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बेस्ट कौन है, आरएनए। लेकिन स्टोरेज के लिए बेस्ट, स्टोरेज और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट है डीएनए। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट कौन है, आरएनए। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस थी, इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे, मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स ये पूरा हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।